नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाता है खबर का हर एक बिंदु। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात, जानेंगे एक एक अपडेट अपने संवाददाता से। सबसे पहले एक नजर डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर, टॉप लाइन्स पर। और टॉप लाइन्स के जरिए सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें जो है ट्रैफिक चालान से जुड़ी, जो है मध्य प्रदेश की धार से, जहां भोजशाला परिसर में इस समय कड़ी सुरक्षा है जिससे कि तकरार ना हो। दरअसल आज का दिन ही ऐसा है क्योंकि आज सरस्वती पूजा सूर्योदय से शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही 1 बजे से लेकर 3 बजे तक जुमे की नमाज का भी समय दिया गया है कोर्ट की तरफ से। किस तरीके की तस्वीरें इस समय वहां से आई हैं सामने दिखाएंगे आपको, लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है ट्रैफिक चालान से जुड़ी। जी हाँ, अब अगर आपके वाहन पर 5 ट्रैफिक चालान 1 साल के अंदर होते हैं तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। जी हाँ, और इसको लेकर के और क्या कुछ नियम कायदे कानून क्या कुछ कहते हैं और आपके पास क्या कुछ है उपाय इनसे बचने के लिए, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां WHO से इस वक्त अमेरिका अलग हो चुका है। और क्या कुछ कहने के बाद में, क्या प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा गया अमेरिका की तरफ से और इसको लेकर WHO की क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है, बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की, जहां धार जिले में स्थित विवादित भोजशाला परिसर में इस बार बसंत पंचमी और शुक्रवार यानी कि जुम्मे की नमाज एक ही दिन पढ़ने से असमंजस जैसी स्थिति बन गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने समय और स्थान के बंटवारे का एक विशेष फॉर्मूला तय किया बीते कल और शांतिपूर्ण समाधान इसका निकाला, जिसके बाद अब आज भोजशाला परिसर में बसंत पंचमी की पूजा सुबह से यानी कि सूर्योदय से हो रही है और नमाज भी 1 बजे से। लेकिन जहां एक तरफ नमाज, एक तरफ सरस्वती पूजा हो रही है, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है जिससे असामाजिक तत्व माहौल खराब ना कर सके। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, उससे पहले आपको दिखाते हैं वहां की कुछ खास तस्वीरें, जहां भोजशाला में एक तरफ पूजा चल रही है सरस्वती पूजा और एक तरफ नमाज चल रही है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां बसंत पंचमी का ये मौका है और किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है जिससे कि असामाजिक तत्व माहौल वहां पर ना बिगाड़ पाए, किसी प्रकार की हिंसा ना कर पाए, उसको खासतौर पर ध्यान में रखा गया है। क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये इस समय सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। तो वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर में आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर पूजा आराधना भी हो रही है। सुबह सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक का समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था सरस्वती पूजा के लिए और महायज्ञ भी इस समय वहां पर हो रहा है। तो वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने बीते कल जो फैसला दिया है, उस फैसले के बाद में आखिर क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो आपको बता देते हैं। अपने फैसले में कहा कि सरस्वती पूजा भी होगी और नमाज भी होगी। हालांकि सरस्वती पूजा के लिए पूरा दिन उन्होंने तय किया था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूरा दिन तय किया गया सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक। तो वहीं जुमे की नमाज के लिए दोपहर 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक का समय तय किया गया। नमाज के लिए अलग जगह और साथ ही पूजा करने के लिए अलग जगह निर्धारित करने की बात कही गई थी और वहां पर जो भी लोग एंट्री करेंगे उनके लिए अलग रास्ता बनाया जाए, एंट्री के लिए और एग्जिट के लिए, वहां से अंदर और आने जाने के लिए अलग रास्ता बनाए जाने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीते कल कही गई थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, सुनील सचान इस वक्त जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। सुनील, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में और किस तरीके की तस्वीरें वहां से नजर आ रही हैं? एक तरफ पूजा पाठ चल रहा है, सरस्वती पूजा हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नमाज। जी जी चलिए, हमारा संपर्क अभी उनसे टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन सीधे तौर पर वहां की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। एक तरफ नमाज हो रही तो वहीं दूसरी तरफ सरस्वती पूजा हो रही है। दरअसल असमंजस की स्थिति यहां आकर बैठ गई थी कि शुक्रवार का दिन जब जुम्मे की नमाज भी होनी है तो वहीं सरस्वती पूजा भी होनी है।
तो ऐसे बसंत पंचमी का ये पर्व, अब इसको लेकर के ये याचिका हिंदू पक्ष की तरफ से दायर की गई थी कि हमें सरस्वती पूजा करने की इजाजत शुक्रवार को दी जाए, और इस पूरी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये अहम फैसला सुनाया है। दरअसल भोजशाला में पूजा और नमाज की अगर हम बात करें तो दिन भर सरस्वती पूजा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कही सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक, क्योंकि भोजशाला को सरस्वती मंदिर के रूप में पूजा जाता है, तो ऐसे में कड़ी सुरक्षा में इस वक्त धार है, क्योंकि कड़ी सुरक्षा वहां पर की गई है जिससे कि असामाजिक तत्व वहां पर माहौल ना बिगाड़ पाए। चौथी बार बसंत पंचमी जुम्मे के दिन पड़ी, यानी कि शुक्रवार के दिन पड़ी है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐसा हल निकाला जिससे कि किसी भी पक्ष को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। 2006-2013 में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर नजर आई थी, लेकिन अब आज की अगर हम बात करें तो सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक सरस्वती पूजा वहां पर हो रही है, और इसके साथ ही दोपहर 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक नमाज का समय रखा गया है। तो इस समय नमाज भी हो रही है, तो वही सुरक्षा व्यवस्था भी वहां पर चाक चौबंद है। तो वहां की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, और सुप्रीम कोर्ट ने बीते कल जो ये फैसला दिया, उस फैसले से वहां पर जो लोग श्रद्धालु पहुंच रहे हैं पूजा करने के लिए, और साथ ही जो नमाज करने के लिए वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, वो सभी बेहद खुश हैं। और सबका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है कि ना तो हिंदू पक्ष को ना ही मुस्लिम पक्ष को किसी प्रकार की कोई परेशानी इससे हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये साफ कहा कि दोनों चीजों के लिए अलग अलग जगह निर्धारित की जाए। सरस्वती पूजा के लिए एक अलग जगह निर्धारित हो, और साथ ही नमाज पढ़ने के लिए एक अलग जगह, और इन पर आने जाने वाले लोगों की अगर हम बात करें तो वो भी अलग अलग रास्ता हो। अलग अलग रास्ते की भी बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और ऐसे में अब आज तस्वीर, और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो अलग अलग तस्वीरें, बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें भी आज नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है, क्योंकि काफी संख्या में पुलिस बल भी वहां पर लगाया गया है, जिससे कि वहां पर हालात कंट्रोल में रहे और असामाजिक तत्व माहौल ना बिगाड़ पाए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी एक इस तरीके की कोई भी मिसाल पेश की जाती है तो कुछ असामाजिक तत्व माहौल को बिगाड़ने की कोशिश में भी लग जाते हैं, और इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त चाक चौबंद है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील एक बार फिर से जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सुनील, एक तरफ नमाज, एक तरफ सरस्वती पूजा, किस तरीके की तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर सुबह से ही जो है पूजा का क्रम चालू है भोजशाला में, और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं आज जो एक स्पेशल चीज हो रही है इस बार, पहली बार के एक साथ पूजा भी चल रही है और नमाज भी हो रही है। कुछ देर पहले जो है सीमित संख्या में लोग जो है भोजशाला परिसर में, जहाँ पे जो है सरस्वती पूजन जो है भवन में हो रहा है, वहीं उसके पास उसी परिसर में, उसके समीप जो है परिसर में नमाजी क्रम जो है तो शुरू हो चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जहां तक मैं आपको बताना चाहूंगा कि कड़ी सुरक्षा के बीच ये सब कुछ हो रहा है। 8000 से अधिक। चलिए, शुक्रिया सुनील, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं, न्यूज पंच में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लगातार वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि भोजशाला परिसर के विवाद की अगर हम बात करें तो काफी लंबे समय से ये विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सर्वे के लिए भी ASI टीम को भेजा गया था यहाँ पर, और अब आज का दिन बेहद ही खास और बेहद ही अहम, क्योंकि आज वहां पर सरस्वती पूजा भी हो रही है, नमाज भी पढ़ी जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। तो ये दोनों तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, भोजशाला परिसर की ये तस्वीरें जहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी है, और आज बसंत पंचमी के इस शुभ अवसर पर सरस्वती पूजा भी वहां पर हो रही है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, भोजशाला में पूजा और नमाज एक साथ वहां पर होती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, और अगली खबर है यातायात से जुड़ी हुई। दरअसल देश भर में ट्रैफिक नियमों का पालन हो और हर नागरिक को सड़क सुरक्षा मिले, इसके लिए परिवहन मंत्रालय लगातार ट्रैफिक नियम जारी करता है और लोगों को जागरूक करता है, लेकिन इसके बावजूद ट्रैफिक नियम का उल्लंघन भी देखने को मिलता है। रेड लाइट को जंप करना, सीट बेल्ट या हेलमेट ना लगाना जैसी तमाम घटनाएं भी अभी भी देश के कई हिस्सों में लोगों की आदतों का हिस्सा बनी हुई है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे अथॉरिटी ने एक नया नियम जारी किया है, जिसके तहत अगर एक साल में 5 या उससे ज्यादा बार ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं अगर आप, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा।
आखिर किन किन ट्रैफिक उल्लंघन पर एक्शन होगा और ड्राइवर के पास में क्या कुछ अपनी बात रखने का ऑप्शन है, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं लापरवाही पर अब होगा एक्शन। तो जी हां, अगर 5 ट्रैफिक चालान आते हैं तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। सरकार की तरफ से ये नया ट्रैफिक नियम जारी किया गया है और सीधे तौर पर सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ये नया नियम लाया गया। मोटर वाहन नियमों में ये संशोधन किया गया है जो कि इस समय जारी हो चुके हैं। एक साल में अगर आपके वाहन पर 5 चालान आते हैं, चाहे वो ऑनलाइन के जरिए हो या फिर वो किसी भी पुलिसकर्मी की तरफ से काटे गए हो, तो उन पर उसके बाद में 5 चालान होने के बाद में आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। आरटीओ और डीटीओ इसको लेकर के अपना फैसला लेगा। ट्रैफिक नियम तोड़ना अब भारी पड़ सकता है। 1 जनवरी से जो ये नियम है वो प्रभावी हो चुका है। ऐसे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप भी जागरूक बने और नियमों को ध्यान में रखें। और खासतौर पर अगर हम देखें तो जो आदतन नियम तोड़ने वाले लोग हैं उन पर अब कहीं ना कहीं लगाम लगती हुई नजर आएगी और बेहतर सड़क सुरक्षा हर किसी को मिल पाएगी। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि जब सड़क पर निकलो तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो गाड़ी में बैठते हैं लेकिन सीट बेल्ट नहीं लगाते, या अगर दोपहिया वाहन चला रहे हैं तो हेलमेट नहीं पहनते। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 साल में 5 चालान आपके वाहन पे होते हैं तो इससे कहीं ना कहीं आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन अगर आपके पास में अगर एक साल के अंदर 5 चालान आ गए तो आपके पास क्या कुछ ऑप्शन है वो भी आपको बता दें कि आप किस तरीके से अपील कर सकते हैं। दरअसल जो व्यक्ति ड्राइव कर रहा है, यानी कि जो उस वाहन का ड्राइवर है, उसके पास में अपील करने का भी मौका है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में वो अपनी बात रख सकता है, उसके पास में ये मौका है, ये ऑप्शन है। लेकिन वहां पर आपको सबूतों के साथ अपनी बात रखनी होगी और वहां पर सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद में ही कोई भी एक्शन लिया जाएगा, या तो आपके चालान को छोड़ दिया जाएगा या फिर आपके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही ट्रैफिक उल्लंघन पर एक्शन, कौन कौन से आखिर ट्रैफिक उल्लंघन पर एक्शन लिया जाएगा, एक नजर फटाफट से उस पर भी डाल लेते हैं। दरअसल ओवर स्पीडिंग, यानी कि अगर आप जो गति की सीमा है अगर उससे ज्यादा अगर आपकी स्पीड है आपके वाहन की तो उस पर चालान। बिना हेलमेट या सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर चालान। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, जो अधिकतर लोग जल्दबाजी में रेड लाइट को क्रॉस कर देते हैं उनके लिए भी खतरा। और साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर अवैध पार्किंग, ओवरलोडिंग, वाहन चोरी करना और साथ ही सह यात्रियों के साथ हिंसक व्यवहार, ये तमाम अगर इनमें से आप कोई भी नियम तोड़ते हैं और आपके वाहन पर 1 साल के अंदर 5 चालान आते हैं तो इसके बाद में आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपके वाहन पे कोई भी किसी भी ट्रैफिक नियम को तोड़ने का अगर चालान है तो आप उससे समय पर आप भुगतान करें। डिजिटल चालान और साथ ही भुगतान पर खासतौर पर आप फोकस रखिए। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी आप चालान कर सकते हैं, आप चालान भर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही 3 दिन का ऑनलाइन चालान की डेडलाइन होती है। अगर आपकी गाड़ी पे, आपके वाहन पे कोई भी चालान आया है ऑनलाइन तो 3 दिन के अंदर आप उसको भर दीजिए और 15 दिन के अंदर आपको फिजिकली जुर्माना वहां पर भरना होगा। उसके बाद 45 दिन तक आपको जवाब देना होगा और अगर आप जवाब नहीं देते तो चालान कटेगा और 30 दिन के भीतर भुगतान भी अनिवार्य है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। नीरज, सीधे तौर पर देखें तो हाल ही में पुलिस ने परिवहन विभाग को करीब 10,000 ऐसे वाहनों की सूची सौंपी थी जिन पर 1 साल के अंदर 100 से ज्यादा माफ कीजिएगा, जिन पर 50 से ज्यादा चालान है और इनमें से 1,000 से ज्यादा ऐसे वाहन हैं जिन पर 100 से ज्यादा चालान। अब ऐसे में इस ट्रैफिक नियम के जरिए कितना बदलाव देखने की उम्मीद है? देखिए, आप अगर ओवरऑल देखें कृतिका कि हर साल देश के अंदर भी आप देखें कि करीब 1,77,000 के करीब जो मौतें हैं वो रोड एक्सीडेंट के कारण होती हैं। और उनमें रोड एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा लापरवाही से जो वाहन चलाते हैं, इसके अलावा जो रेड लाइट है उसको जंप करते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, उसके कारण ये मौतें होती हैं। और अगर इनको कैलकुलेट कर दें 365 दिन से तो 485 मौतें प्रतिदिन हो रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और ज़रूरत थी कि जो ट्रैफिक नियम है उनको सख्त किया जाए, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे जो लाइसेंस हैं वो गलत तरीके से बनाए जाते हैं। बहुत सारे लाइसेंस इस तरीके भी हमें देखने को मिले हैं कि जो तय उम्र नहीं होती उसके बाद भी बहुत सारे स्टेटों में इस तरह के जो लाइसेंस हैं वो बन जाते हैं। आप देखें कि 24 पैरामीटर इसके लिए निर्धारित किए गए हैं कि अगर 24 पैरामीटर अगर कोई ब्रेक करता है 1 साल में 5 तो उसका जो लाइसेंस है वो रद्द किया जा सकता है। हालांकि उसके पास मौका होगा वो अपनी जो बात है
वो रख सकता है। आप इवन वाहन चोरी जैसी अगर आप घटनाओं को देखें तो दिल्ली सबसे बड़ा एक हब है और 100 वाहन प्रतिदिन दिल्ली के अंदर से चोरी होते हैं, दिल्ली एनसीआर के अंदर से। और प्रति वर्ष की अगर हम बात करें तो 36,000 से ज़्यादा का ये आंकड़ा है। तो ये बताता है कि ट्रैफिक नियमों का किस तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है, किस तरीके से वाहन जो चोरी है वो लगातार बढ़ रही है। तो इस तरह के कानून सख्त करके निश्चित तौर पर एक तो सरकार ये चाहेगी कि जो ट्रैफिक नियम है उसका लोग पालन करें। ई चालान हमने देखा है कि बड़ी संख्या में जो ई चालान है वो पेंडिंग रहते हैं। लोग जानबूझकर ई चालानों का जो पैसा है वो नहीं भरते हैं, तो एक तरीके से वो भी उल्लंघन कर रहे हैं। तो सरकार सख्त है और आने वाले समय में मुझको ऐसा लगता है कि ये नियम और भी सख्त होंगे कि अगर बार बार कोई इस तरह से उल्लंघन करेगा तो उसका जो लाइसेंस है वो परमानेंटली एक तरीके से रद्द किया जाएगा। तो ये एक मैसेज भी देने की सरकार की है कि सड़क पर चलिए लेकिन यातायात नियमों का पालन करिए। नीरज, अक्सर हमने देखा है कि खासतौर पर जो छोटे शहर है या ये खासतौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर लोग नियमों की बिल्कुल ही अनदेखी करते हैं, किसी प्रकार कोई नियम पालन नहीं करते। खासतौर पर हेलमेट लगाना और सीट बेल्ट लगाना, वहां पर अक्सर लोग बिना हेलमेट के और बिना सीट बेल्ट के ही नजर आते हैं। तो क्या उनके लिए भी इस तरीके के नियम लागू होंगे? देखिए, बिल्कुल लागू होंगे। ये नियम पूरे देश में सभी लोगों के लिए है। और आपने सही कहा कि हमने ग्रामीण इलाकों में और कस्बे और छोटे शहरों में देखा है कि लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते। जो आंकड़ा हमने बताया है उसमें 60% के करीब जो मौतें होती हैं वो युवा वर्ग के लोग हैं, जिनकी उम्र 18 से लेकर 34 साल के बीच में रहती है। तो एक बहुत बड़ी जो हानि है वो देश को उठानी पड़ती है, क्योंकि ये युवा हमारे भारत का भविष्य है, हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान देता है, हमारे जो विकास के जो तमाम जो कार्यक्रम रहते हैं उनमें योगदान देता है। तो एक तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भारत है और जो उसकी अर्थव्यवस्था है उसको एक तरीके से ही नुकसान होता है। तो ये जो नियम कानून है वो ग्रामीण इलाकों में भी लागू होंगे, क्योंकि सीट बेल्ट हमने देखा है ग्रामीण इलाकों की तो कीर्ति का छोड़िए, हमने दिल्ली जैसी जगहों पर देखा है कि सीट बेल्ट लगाना लोग बाग अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। तो निश्चित तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश सरकार की है कि नियम कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो शहरी इलाके में हो, मेट्रो शहर में हो या फिर ग्रामीण इलाकों में। और ये सिर्फ नियमों के पालन की बात नहीं है, बल्कि हमारी एक तरीके से सुरक्षा की भी बात है। और कि यातायात नियमों का पालन करिए, आप खुद सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। तो निश्चित तौर पर ये सभी जगह लागू होंगे, पूरे देश के हर हिस्से में। तो सीधे तौर पर आम नागरिक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा नियम जारी किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक करते तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां अमेरिका ने आखिरकार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO से अपने हाथ पीछे खींच लिए। जी हां, अमेरिका ने WHO से आधिकारिक तौर पर अलग होने की घोषणा कर दी है। अमेरिकी स्वास्थ्य और विदेश विभाग ने बताया कि अमेरिका अब WHO का सदस्य नहीं रहा और इसके साथ ही अमेरिका ने जिनेवा स्थित WHO मुख्यालय के बाहर से अमेरिकी झंडा भी हटा दिया गया है। आपको याद होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपने दूसरे कार्यकाल के शासन के पहले ही दिन WHO को एक नोटिस भेज दिया था, जिसमें लिखा था कि उन्हें WHO के काम करने का तरीका सही नहीं लगता, खासकर जिस तरह से कोविड-19 मामले में WHO ने कोताही बरती थी। फिलहाल अब अमेरिका के फैसले का क्या असर होगा, जानेंगे अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं WHO से अलग हुआ अमेरिका। तो जी हां, अमेरिका ने WHO को अब बाय बाय कर दिया है। यूएस हेल्थ और स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से ये प्रेस रिलीज सामने आई है और इस प्रेस रिलीज के जरिए जानकारी दी गई है। यूएन हेल्थ और स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से ये प्रेस रिलीज, जहां यूएन हेल्थ एजेंसी की नाकामियों को ये फैसला दर्शाता है। कोविड महामारी के मैनेजमेंट में WHO नाकाम रहा है, एक बार फिर से इस बात का जिक्र किया गया। और साल भर से हटने की वार्निंग लगातार अमेरिका दे रहा था और अब पूरी तरह से अमेरिका ने WHO से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो दूसरे देशों के साथ काम करने का अब प्लान है और ऐसे में फिर से जुड़ने के भी कोई इरादा अभी नहीं है। सीधे तौर पर इस बात को लेकर अमेरिका ने साफ कर दिया है। और इसके साथ ही अलग होने से स्वास्थ्य क्षेत्र जो है वो काफी प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। यूएस और दुनिया भर में पब्लिक हेल्थ का नुकसान भी हो सकता है। फरवरी की मीटिंग में आगे की प्लानिंग WHO करता हुआ नजर आएगा। WHO ने इस बात की जानकारी दी और कहा कि संगठन को संभालने और यूएस के हटने पर वो अपना विचार भी करेंगे। लेकिन आखिर अमेरिका जो है वो पीछे क्यों हटा है, इसको लेकर WHO ने किस तरीके की प्रतिक्रिया दी और बयान दिया है वो आपको बताते हैं, क्योंकि इसके पीछे जो वजह है, WHO ने जो वजह बताई है वो बताई है बकाया फीस।
दरअसल बकाया फीस पर यह पूरा विवाद, जहां अमेरिका पर 2360 करोड़ रुपए से ज्यादा की फीस जो है वो बकाया है। 2024 और 2025 की ये फीस बकाया है। डब्ल्यूएचओ की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई और कानून के तहत 1 साल का नोटिस देना था और सभी बकाया फीस का भुगतान भी करना था, लेकिन शर्त पर, इस शर्त के साथ ही अमेरिका ने भी सवाल उठा दिए हैं और कहा है कि अमेरिका ने जरूरत से ज्यादा भुगतान किया है, तो अमेरिका इसको लेकर के अपनी सफाई भी दे रहा है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अखिलेश, अमेरिका जो है आज से नहीं बल्कि 78 सालों से डब्ल्यूएचओ का सदस्य था और ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ही दिन डब्ल्यूएचओ को नोटिस भेजा था और अब पूरी तरह से अपने हाथ पीछे खींच ले। क्या प्रमुख वजह इसके पीछे नजर आती है अखिलेश? देखिए, इसी वजह से भारत लगातार इस बात की अपील करता रहा है कि जो यूनाइटेड नेशन के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके सारे में बहुत गंभीर सुधार की ज़रूरत है और पूरा यूएन जो है वो लगता था कि एक तरफा झुका हुआ है। यही बात की आशंका भारत को पहले से ही थी कि कोई भी देश अगर उससे अपने हाथ खींच लेगा तो संकट की स्थिति बनेगी, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने भारत की बात अभी तक सुनी नहीं है और अभी तक सुधार की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई और इसके कारण अमेरिका का जो एक डब्ल्यूएचओ का भी फंडिंग के मामले में जो एकांगीपन था, तकरीबन 20% फंडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करता था, अब उससे वापस निकल गया है। देखिए, मुख्य जो शिकायतें हैं जिसको कि कई लोगों को इस बात की आशंका थी उस समय से ही, जब कोविड-19 आया उस समय से भी लग रहा था कि एक तरह का पक्षपात डब्ल्यूएचओ के जो उस समय सेक्रेटरी जनरल थे, अभी भी वही हैं, डॉक्टर टेड्रोस, वो थोड़ी सी अमेरिका चीन का पक्षपात ले रहे हैं। जो पूरी जांच प्रक्रिया चलनी थी कि किस तरीके से कोविड-19 ये जो हुआ है किस तरीके से हुआ है, इसकी जांच पूरी नहीं की। इसके अलावा अमेरिका को इस बात की भी का भी गुरेज था कि जिस तरीके से डब्ल्यूएचओ काम कर रहा है वह अमेरिका के हित में नहीं है। इसके चलते जो डोनाल्ड ट्रंप जब आए, पहले दिन ही उन्होंने 20 जनवरी को ही 2025 को इसकी नोटिस दे दी थी और वापस आ गए 20 जनवरी 2026 को निकल गए। तो निश्चित तौर पे डब्ल्यूएचओ के लिए एक संकट की घड़ी है। कह सकते हैं कि तकरीबन 16-17 करोड़ डॉलर की उसे भरपाई करनी पड़ेगी। कैसे वो पूरा करेंगे, यह डब्ल्यूएचओ के लिए सोचने का समय है। और इस बात पर भी सोचने का समय है कि डब्ल्यूएचओ को सुधार करने की ज़रूरत है। डब्ल्यूएचओ किस तरीके से अपने में सुधार करेगा ताकि किसी भी देश को इस बात की आशंका न हो कि उसका झुकाव एक खास देश, खास करके चीन की तरफ है। देखिए, भारत ने भी जब अपनी कोवैक्सीन बनाई थी तो उसे भी ग्रीन सिग्नल देने में डब्ल्यूएचओ ने काफ़ी समय लिया था। हमारे यहाँ परीक्षण शुरू हो गया था, हमारे यहाँ लोगों को दिया जा रहा था कोवैक्सीन, फिर भी डब्ल्यूएचओ ने उसको मान्यता नहीं दी थी, काफ़ी देर लगा था। तो निश्चित तौर पर डब्ल्यूएचओ के लिए यह सोचने का समय है कि आज अमेरिका निकला है, कल कोई और देश निकल न जाए, इसके पहले डब्ल्यूएचओ को अपने में सुधार की प्रक्रिया पूरी करनी होगी और यह एक सबक लेते हुए यूनाइटेड नेशन के अन्य जो संगठन हैं उनको भी अपने अंदर सुधार करके इसको पूरी तरह से डेमोक्रेटाइज करना होगा ताकि किसी एक देश के प्रभाव से वह निकल जाए और पूरे दुनिया के जो अन्य महत्वपूर्ण देश है उन सब का एक सामूहिक उसमें कंट्रीब्यूशन हो, सामूहिक एक प्रभाव हो ताकि एक डेमोक्रेटिक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बने। जी, इसके साथ ही अखिलेश, अब अमेरिका की डब्ल्यूएचओ से अलग होने के बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्तर की अगर हम बात करें तो किस तरीके का असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, बहुत सारे जो विकासशील देश हैं या बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, पिछड़े देश हैं, उनको डब्ल्यूएचओ से काफ़ी सहायता मिलती थी और अमेरिका की फंडिंग होती थी, सेंट्रलाइज फंडिंग डब्ल्यूएचओ को, और वहाँ से फिर जाता था। लेकिन इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि डब्ल्यूएचओ की जो पूरी ब्यूरोक्रेसी थी, नौकरशाही थी, काफ़ी भारी भरकम हो गई थी और अभी अमेरिका ने जब वापस लिया है तो हो सकता है कि तकरीबन 2000 के करीब स्टाफ को उनको निकालना पड़ेगा। उस स्टाफ को कि क्या है कि दुनिया के जो सबसे जो ज़्यादा पेड जो व्हाइट कॉलर जॉब है वो यूनाइटेड नेशन का होता है, उसके हिसाब से उनका कंट्रीब्यूशन, कई लोग आरोप लगाते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का उस तरीके से कंट्रीब्यूशन नहीं होता जितना उन्हें वेतन दिया जाता है। तो निश्चित तौर पे जो पिछड़े देश हैं, छोटे देश हैं, विकासशील देश हैं, उनको द्विपक्षीय संबंध बनाने पड़ेंगे अन्य देशों के साथ ताकि उनकी आवश्यकताएं पूरी हो और अपने यहाँ भी एक ऐसी क्षमता विकसित करनी पड़ेगी ताकि उनकी निर्भरता डब्ल्यूएचओ या अमेरिका जैसे देशों पर न हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।
और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।